वेलकम टू द बिहार ऑनलाइन क्लासेस। तो कैसे आप लोग? तो आ गए हम फिर एक नए वीडियो को लेके। ठीक है, तो आप मैं आशा करता हूँ आप लोग घर में बहुत अच्छे होंगे व स्वस्थ होंगे, वो पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से हो रही होगी और वीडियो को डेली देख भी रहे होंगे। तो आज हम हिस्ट्री का पढ़ेंगे, सोशल साइंस का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं कल बनाऊंगा। पार्ट 2 आपको कल अपलोड होगा। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो लेट्स गो। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, इटली तथा जर्मनी के वर्तमान किस महादेश के अंतर्गत है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप और ऑप्शन नंबर डी है पश्चिमी अमेरिका, पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। यूरोप में इटली और जर्मनी पड़ता है। ये सब यूरोपियन कंट्री है, यूरोपियन कंट्री है। इटली, जर्मनी, अमेरिका, आयरलैंड, ये सब यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ब्रिटेन, ये सब यूरोपियन कंट्री है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना सम्मेलन द्वारा की गई? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है हैब्सबर्ग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है आर्लिया वंश, ऑप्शन नंबर सी है बुर्बो वंश। ठीक है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 नंबर है ये। मोस्ट वीवी हर साल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी एक अपना शामिल है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बुर्बो वंश। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। 3 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये हो सकता है इस साल के पेपर में आ जाए। ठीक है, तो आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है लाल सेना, ऑप्शन नंबर बी है कार्बोनारी, ऑप्शन नंबर सी है फिलिक हेटरिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है डाइट। ठीक है, तो इसका 3 नंबर का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनारी। मेजनी का क्या संबंध है? मेजनी एक कार्बोनारी था। ठीक है, तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर हम। तो 4 नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? आप लोग को बाहर से नॉइज़ आ रही होगी तो इसको इग्नोर कीजिएगा, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। अगली बार से नॉइज़ को मैं जल्द से जल्द कम कर दूंगा। ठीक है, तो 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली और जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था उसके विरुद्ध कौन था, विपक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है परसा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया था, वो था जर्मनी और इटली के एकीकरण के विरुद्ध। ठीक है, वो नहीं चाहता था जर्मनी और इटली का एकीकरण हो। ठीक है, और अगले नंबर क्वेश्चन तक चलते हैं। ठीक है, ये भी मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव को, इसको भी अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है आप लोग। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 नंबर, काउंट काबूल को विक्टर इमैनुअल किस पद से नियुक्त किया? ठीक है, किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन नंबर ए है सेनापति, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस के मेन राजदूत, ऑप्शन नंबर सी है प्रधानमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्री। ठीक है, तो विक्टर इमैनुअल ने काउंट काबूल को प्रधानमंत्री के पद पर रखा था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 6 नंबर, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सिपाही, ऑप्शन नंबर सी है किसान, ऑप्शन नंबर सी है जमींदार, ऑप्शन नंबर डी है नाविक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नाविक। नाविक किसे कहते हैं? ठीक है, नाविक किसे कहते हैं ये कभी कभी पूछ देता है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो नाविक पता कौन? नाविक वो होते हैं जो समुद्र में सोल्जर होते हैं, जो समुद्री लुटेरे नहीं, सोल्जर, जो समुद्र में देश की रक्षा करते हैं उसको कहते हैं नाविक, जो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, और गैरीबाल्डी को तलवारबाजी बहुत बढ़िया आता था। ठीक है, तलवारबाजी में वो माहिर था। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जो जर्मन राइन राज था उसका निर्माण किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है लुई 18वां ने, ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर सी है नेपोलियन दुई ने, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क ने। ठीक है, जर्मन राइन का स्थापना किया था, जर्मन राइन का स्थापना नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन का स्थापना किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, यही मोस्ट ऑब्जेक्टिव को इसको अपने नोट्स में लीजिए। मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ आपको सभी क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, हर एक क्वेश्चन को आप लोग देखिए कीजिए, उसका आंसर को आप याद करा कीजिए। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जालवेरिन कैसी संस्था है? जालवेरिन है वो कैसी संस्था? ऑप्शन नंबर ए है क्रांतिकारियों की, ऑप्शन नंबर बी है व्यापारियों की, ऑप्शन नंबर सी है विद्वानों की, ऑप्शन नंबर पादरियों और सामंतों की। तो इसका होता है व्यापारियों की। जो व्यापारी होते हैं उनकी संस्था थी जालवेरिन। जालवेरिन एक संस्था थी, किसकी? व्यापारियों की संस्था थी। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9 नंबर, रूस रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? जो रक्त एवं लौ की नीति था उसका अवलंबन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी, ऑप्शन नंबर बी है हिटलर, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क, ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किया था। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1871 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है 1871, लेकिन कई जगह कई किताबों में मैंने पढ़ा है कि 1870 दिया रहता है। ठीक है, लेकिन वो गलत है, वो बिहार बोर्ड के माध्यम से गलत है। ठीक है, इसका आंसर सही आंसर 1871 होगा। ठीक है, जो एनसीईआरटी में वो 1871 है। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये भी मोस्ट वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मोस्ट वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मोस्ट वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, नेपोलियन की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1820 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1822 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1830 ईस्वी में। तो नेपोलियन की क्रांति हुई थी हमारी 1821 ईस्वी में। ठीक है, नेपोलियन की क्रांति हमारी 1821, नेपाल की क्रांति हमारी 1821। मैं नेपोलियन बात हुआ है, नेपोलियन थोड़ा दिमाग में बैठ गया। नेपोलियन नहीं बल्कि नेपल्स। ठीक है, नेपल्स की क्रांति हुई थी 1800 को। जैसे मैं नेपोलियन बारे में थोड़ा पढ़ लिया था, इसलिए मैं बार बार नेपल्स देख रहा हूँ, मैं नेपोलियन ही बोल दिया। ठीक है, सॉरी। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ होता? जो चार्टिस्टों का आंदोलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस में, ऑप्शन नंबर बी है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर सी है हंगरी में, ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड में। ठीक है, जो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा था, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था इंग्लैंड में। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया था? स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया था? यूनान को आज़ाद राष्ट्र, ये स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1835 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1842 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1830 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1832 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी 1810 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी 1831 ईस्वी में। ठीक है, इसका हो जाएगा 1810 ईस्वी में। ठीक है, कार्बोनारी संगठन 1810 ईस्वी में होगा। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्रियानोपल की संधि कब हुई? ये बहुत फेमस संधि है। ठीक, एड्रियानोपल की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, ये सब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है। एड्रियानोपल संधि में जितनी भी संधि हुई है, ठीक है, मैं सबका एक मैं वीडियो लाऊंगा, एक मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा जिसमें जितनी संधि है हिस्ट्री की सब होगी, उसमें हम सबको एक बार रिवाइज करेंगे उस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1828 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1829 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829 ईस्वी में। ठीक है, एड्रियानोपल की संधि हमारी 1829 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ये मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, ये मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव, ये मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव, मोस्ट वीवी। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्रियानोपल के संधि के दो देश के बीच हुई थी। एड्रियानोपल की जो संधि हुई थी वो किसके किसके बीच हुई थी, कौन कौन देश के बीच में? ऑप्शन नंबर ए है तुर्की और रूस के बीच में, ऑप्शन नंबर बी है यूनान और पोलैंड के बीच में, ऑप्शन नंबर सी है तुर्की और हंगरी के बीच में, और ऑप्शन नंबर डी है हंगरी और पोलैंड के बीच में। ठीक है, तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, तुर्की और रूस के बीच में। तुर्की और रूस के बीच में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, तुर्की और रूस के बीच में एड्रियानोपल की संधि हुई थी। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सेडान का युद्ध हुआ था वो कौन कौन देश के बीच में हुआ था? ऑप्शन नंबर ए पर्सा और ब्रिटेन के बीच में,
ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और पर्सा के बीच में। ऑप्शन नंबर डी है पर्स और रूस के बीच में। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और पर्सा के बीच में। फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था सेडान का युद्ध। ठीक है, तो हम अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जो जर्मनी और इटली का एकीकरण हो रहा था जब, तो फ्रांस का शासक उस वक्त कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन नंबर बी है नेपोलियन 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट। जब जर्मनी एवं इटली का एकीकरण हो रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट सम्राट का वो था, वो फ्रांस का शासक था। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है हमारा, नौ गुल्फ आंदोलन कहाँ होता है? जो नौ गुल्फ आंदोलन हुआ वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए किस देश में होता है? ऑप्शन नंबर ए इटली। ऑप्शन नंबर बी है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी है ब्रिटेन। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इटली में। जो नौ गुल्फ की क्रांति, 9 गुल्फ के आंदोलन हुई थी वो हमारा हुआ था इटली में। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था? जब सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में जब झगड़ा हो रहा था, युद्ध हो रहा था, वो कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है सेडान के युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी है सेडोवा के युद्ध में। ऑप्शन सेडोवा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है सेडाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है फ्रैंकफर्ट। कहाँ हुआ था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सेडान। 1870 की युद्ध कहाँ हुई थी? सेडान में। ठीक है, और किसके किसके बीच में हुई थी? फ्रांस और पर्सा के बीच में। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 21 नंबर, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी है यूनान। ऑप्शन नंबर सी है तुर्की। ऑप्शन नंबर डी है इंग्लैंड। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यूनान। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। युवा इटली संस्था का विकास किया? युवा इटली का संस्था का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी है काउंट काबूल ने। ऑप्शन नंबर सी है गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क ने। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर है काउंट काबूल ने। काउंट काबूल बहुत, मैं कहा जाए ना, वो ऐसा व्यक्ति उसके पास दिमाग बहुत था। ये बात का तो कोई शक नहीं कहा जाता। वो चाणक्य के बराबर था। ठीक है, इतना उसके पास दिमाग था, इतना दिमाग था, बहुत ज़्यादा भर के दिमाग। वो 10 के बराबर अकेला, उसका 10 लोग का दिमाग वो अकेले के बराबर था। ठीक है, काउंट काबूल को बहुत ज़्यादा। तो अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, बिस्मार्क निम्न में से कौन था? बिस्मार्क कौन था? ठीक है, बिस्मार्क क्या था? ऑप्शन नंबर ए कवि था वो। ऑप्शन नंबर बी नाटककार था। ऑप्शन नंबर सी है संगीत था, जो गाना वाना गाते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर डी कूटनीति, जो नीति को बनाते हैं। ठीक है, जो नीति को बनाते हैं उसको कहता है कूटनीति। कूटनीति का मतलब क्या है? कूटनीति का मतलब ये है जो नीति को निर्माण करते हैं, जो नीति का, जैसे स्ट्रेटेजी का मतलब समझते हैं हम, स्ट्रेटेजी बना रहे हैं पढ़ाई का। अभी आप लोग 10th क्लास में, आप स्ट्रेटेजी नीति बनाइए कि मेरे को इतना दिन में सिलेबस खत्म कर लेना है और 1 महीना में जितना ऑब्जेक्टिव है सब ऑब्जेक्टिव पढ़ के सबका टेस्ट दे देना है, सब मॉड्यूल मान लेना है, जितना किताब है सबको किताब बना लेना है, ब्रिलियंट बना लेना है, टारगेट बना लेना है, सबके क्वेश्चन बना लेना है। ठीक है, आप लोग यही सोचते होंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक नीति चाहिए हमें। ठीक है, इतने दिन में ये काम करना है, इतने दिन में ये करना है। ठीक है, तो बिस्मार्क कूटनीतिक था, वो नीति बहुत बढ़िया बनाता है। ठीक है, तो इसका 23 नंबर का आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी कूटनीतिक। ठीक है, ये भी मोस्ट वे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अपने नोट्स में। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ मैं। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, सार्डिनिया विडमाउट का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए नेपोलियन 3। ऑप्शन नंबर बी है काउंट काबूल। ऑप्शन नंबर सी है विक्टर इमैनुअल। ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? जो यूनान का आंदोलन हो रहा था उसमें कौन कवि, ठीक है, जो बहुत बड़ी कवि थे, ठीक है, कौन कवि ब्रिटेन के शहीद हो गए थे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। ऑप्शन
ऑप्शन नंबर बी है कासूस, ऑप्शन नंबर सी है फ्रांसीसी डिक्ट, ऑप्शन नंबर डी है विलियम प्रथम। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड बायरन। वो स्वतंत्रता के आंदोलन जब हो रहा था तो उनको गलती से किसी ने मार दिया। ठीक है, इस कारण वो मारे गए। ठीक है, उसमें और इतना ज़्यादा धक्का मुक्की हो रहा था, इतना ज़्यादा क्राउड जमा हो गया था लोगों का दोनों तरफ से ही, जिसके अंदर वो बीच में फंसे गए और मारे गए। ठीक है, तो वो एक अच्छे कवि थे और बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, ब्रिटेन के एक जाने पहचाने बहुत बड़े कवि थे। ठीक है, वो तो आज हमारा यहीं पार्ट 1 चलता है। ठीक है, 25 क्वेश्चन। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलते हैं हम और कल मिलेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। टेक केयर। ठीक है, और तैयारी करते रहे जोर शोर से।